So now students move on to the next topic, that is what makes India a federal country. Beta, sorry for the board, whiteboard basically. It is not available right now here. So at this time I will explain today's topic in paper sheets. Clear? So let's start the topic, what makes India a federal country. इंडिया को क्या फेडरल कंट्री बनाता है? अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने, दैट वी हैव अ 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड एक लिस्ट जहाँ पर कोई नहीं है, किसी भी तरीके के सब्जेक्ट्स को फिट नहीं कर पाते, वहाँ पर उठाकर उसको रख देते हैं, दैट वाज कॉल्ड द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, राइट। अब देखो, लाइक आई सेड, जो हमारी कंट्री है, फेडरेशन है, अगर मैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसमें जो पावर्स होती हैं वो सारी की सारी पावर्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं के बीच में ये पावर्स डिवाइड होती हैं। लेकिन अभी भी थोड़ी सी स्लाइटली पावर्स किसके पास ज़्यादा होती हैं? टेल मी स्टूडेंट्स, किसके पास ज़्यादा होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अंडरस्टूड? तो जब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करें तो इन हर वे हम ये कह सकते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट शेयर द इक्वल पावर्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, राइट। दैट मीन्स जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, उन सबके पास इक्वल पावर्स नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर कुछ स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज करता था पास्ट टेंस में। अब जम्मू कश्मीर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। क्लियर? सो पहले जम्मू कश्मीर हैड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। उससे क्या होता था कि बहुत सारे जो प्रोविजंस होते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या कभी भी कोई रूल्स या कोई पॉलिसीज आती थी, दैट हैड टू बी फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द स्टेट असेंबली इन ऑर्डर टू कम इन टू एक्सरसाइज और टू कम इन टू प्रैक्टिस। तो ऐसा होता था। अब बहुत सारे इंडियंस जो थे, दे वर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। हर कोई परमानेंट रेजिडेंट तो नहीं हो सकता ना जम्मू कश्मीर के। भाई वो वहाँ पर लैंड भी नहीं खरीद सकते थे, घर भी नहीं खरीद सकते थे। मतलब बेटा, ये तो कितनी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो गई कि जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स ही जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते थे, जम्मू कश्मीर में घर नहीं खरीद सकते थे। अगर किसी बाहर के इंसान को वहाँ जाकर रहना हो तो वो नहीं रह सकता। क्लियर? हाँ, रेंट पर ज़रूर रह सकता है। सो क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनियन टेरिटरी। अब ये यूनियन टेरिटरीज आई कहाँ से? जब हमारे पास इतने सारे स्टेट्स पहले से ही थे तो यूनियन टेरिटरीज का करना क्या था भाई? अचार डालना था क्या इनका? नहीं। तो बेसिकली क्या था, ऐसे यूनियंस भी थे इंडियन यूनियंस के अंदर जिनके पास बहुत थोड़ी सी पावर्स होती थी। अब ये वो एरियाज़ होते थे जो इतने बड़े नहीं थे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन पाए, लेकिन साथ में इनको एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते थे। क्यों मर्ज नहीं कर सकते थे? इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे, इसीलिए इनको मर्ज नहीं कर सकते थे। बिकॉज अलग अलग ये जो स्टेट्स थे अलग अलग पावर्स एक्सरसाइज करते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी, तो पंजाब में, हरियाणा में, इनके बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था चंडीगढ़ को लेकर। सो उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ को उठाकर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। भाई लड़ाई ही ना हो, है ना। इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसी वजह से दिल्ली कुड आल्सो नॉट बिकम अ स्टेट, तो मर्ज नहीं हो सकता था। देन वी हैव अंडमान, लक्षद्वीप, दे आर द आइलैंड, तो उनकी तो स्पेशल केयर होनी चाहिए, इसीलिए उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। देन वी हैव अ पौंडीचेरी, देन वी हैव अ दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। तो इन लोगों का जो कल्चर था अलग अलग था, दे कुड नॉट बी मर्ज बेसिकली इन एनी ऑफ द अदर स्टेट। इसके बाद देयर वर जोग्राफिकल रीजन्स वर आल्सो देयर वर एडमिनिस्ट्रेशन रीजन्स वर आल्सो देयर, जिसकी वजह से दीज स्टेट्स कुड नॉट बी मर्ज इन एनी अदर स्टेट। अंडरस्टूड? आई होप बेटा इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में, क्योंकि स्टेट्स को जो मर्ज नहीं किया और क्यों यूनियन टेरिटरीज हमने बना दी, दिस वाज द रीजंस। क्लियर? तो ये जो टेरिटरीज है ना, इनके पास वो स्टेट्स वाली पावर नहीं होती हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उन्हीं के पास स्पेशल पावर्स होती हैं इन पर्टिकुलर एरियाज़ को रन करने की, इन पर्टिकुलर एरियाज़ को गवर्न करने की। सो नाउ दैट वी नो, ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, पहले ये कितनी थी? 7, अब ये कितनी हो गई? 8।
because Jammu Kashmir is now a union territory. Clear? So now move on to the next topic, that is how to bring changes in power share arrangements. कि अगर कोई भी चेंजेस लेकर आते हैं तो वो कैसे लाएं. हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती हैं, पावर्स भी शेयर करी गई हैं, पावर्स भी शेयर हम कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे वो चेंजेस आते हैं हमारी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, क्या तरीका होता है जिससे हम चेंजेस लेकर आते हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें पावर्स शेयर होती हैं एज़ पर द स्ट्रक्चर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम पावर्स को शेयर करते हैं, राइट. लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है. इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि हमारा मन किया और हमने कर दिया चेंजेस. ऐसे नहीं हो सकता कि जो पार्लियामेंट ने का मन आया उसने वो चेंजेस कर दिया. नहीं, पार्लियामेंट खुद भी ये चेंजेस नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. देखो क्या होता है बेटा, जो भी चेंजेस होते हैं दे आर फर्स्टली प्रपोज्ड, दे आर टू बी पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. दो हाउसेज कौन कौन से हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा एंड द लोकसभा. राज्यसभा इज बेसिकली द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा इज बेसिकली द काउंसिल ऑफ पीपल्स. दोनों हाउसेज से वी हैव टू पास द रूल्स, वी हैव टू पास द पॉलिसीज विद एटलीस्ट टू थर्ड मेजोरिटीज़. अगर 2/3 मेजोरिटी होगी तभी चेंजेस आ पाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अंडरस्टूड. इसके अंदर जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा. एक बात बताओ, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए सेंट्रल के बीच में, स्टेट्स के बीच में अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, तो कौन जजमेंट करेगा? जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें एम्पायर का जो फाइनल डिसीजन होता है, अगर एम्पायर ने बोल दिया सिक्सर है तो भाई सिक्सर ही है. अगर एम्पायर ने बोल दिया आप आउट हो तो इट मीन्स आप आउट हो. तो एम्पायर जो है वो हमें अल्टीमेट डिसीजन देता है. यहाँ पर जुडिशरी वो रोल प्ले करती है. जुडिशरी गिव्स अस द अल्टीमेट डिसीजन. जो हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसीजन बनाती है. अंडरस्टूड. एंड देन वन मोर थिंग, जब ये हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं उसके बाद इट हैज़ टू बी आल्सो टेक अ कंसेंस ऑफ ऑल द लेजिस्लेचर्स. जब तक हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एग्री नहीं करती तब तक वो डिसीजन नहीं लेती. अंडरस्टूड. सो नाउ अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसके पास ये भी पावर्स है कि वो अपनी रिसोर्सेज रेज कर सके, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सके. अब आप मुझे ये बात बताओ कि हमारे स्टेट्स में, कंट्री में डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, कितने सारे हमें डेवलपमेंट चाहिए होते हैं, कितने सारे हमें चेंजेस चाहिए होते हैं. तो भाई गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? इट मीन्स वी द पीपल हु प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द मनी. हम ही हैं वो जो गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड करते हैं. आप बोलोगे कि मैम हम कहाँ से देते हैं उनको पैसे? तो भाई टैक्स पे नहीं करते क्या? टैक्स पे तो करते हो, राइट. तो ये जो गवर्नमेंट है ये हम पर क्या करती है? मतलब लोगों पर टैक्सेस लेवी करती है, लेवाई करती है, टैक्सेस हमारे ऊपर लगाती है ताकि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की टेक केयर कर सके और नेसेसरी चेंजेस हमारी कंट्री में आ पाए. क्लियर? सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो बेटा एक बात देखो, छोटी सी चीज़ है. मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करती हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न डेफिनेटली फेडरलिज्म में हेल्प तो बहुत ज़्यादा करते हैं. क्लियर? फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट वुड गारंटी योर सक्सेस. फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो वो क्या है? अगर रियल सक्सेस की अगर मैं बात करूँ ना तो फेडरलिज्म में तो वो आती हैं. वो कैसे आती हैं? व्हेन वी एंश्योर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. अगर हर किसी के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई हमें पावर्स को शेयर करना है, वी शुड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. एंड इफ़ आई टॉक ऑफ आवर कंट्री लाइक इंडिया, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है हमारी कंट्री में. वी आर सो मैनी रिलीजन्स, सो मैनी डिफरेंट ट्रेडिशंस, कल्चर्स, लैंग्वेज. और बेटा हर किसी को अपने कल्चर से, ट्रेडिशन से, अपनी लैंग्वेज से डेफिनेटली बहुत प्यार होता है. अगर कोई एकदम से अगर आपको ये बोले कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लो तो क्या आप कर लोगे? नहीं ना. बल्कि और अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो वहाँ पर खून खराबे, दंगे हो जाएंगे, राइट. So there have to be respect for diversity and there should be a desire for living together.
भाई अंदर से आवाज़ आनी चाहिए. रिजल्ट दैट वी हैव टू बी यूनाइटेड कंट्री फॉर वी हैव टू बी लिव टुगेदर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Goodbye. Have a nice day. Bye students.